आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के बारे में और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के बारे में। हरीश रावत जी को तो हमारे दर्शक जानते ही हैं। हरीश रावत जी 4 टर्म लोकसभा के एमपी थे, एक बारी राज्यसभा के एमपी थे। हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबे टाइम से हरीश रावत जी ने कई सारे जो पद हैं वो उन्होंने होल्ड किए हैं। बहुत पहले हरीश रावत जी जब कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की बैकबोन होती थी तो उसके हेड थे, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन थी बड़े लंबे टाइम तक के उसके प्रेसिडेंट थे। और उसके साथ साथ कई सारे, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हरीश रावत जी ने जो पद होल्ड किए हैं। तो सर मैं आपसे ये बेसिकली हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जिस समय इलेक्शन हुआ उस समय आपने देखा होगा कि लोगों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कांग्रेस पार्टी की, और उस समय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें बहुत ज़्यादा जोश था, यूफोरिया था चारों तरफ। लेकिन उसके बाद 4 महीने के अंदर ही मेरे ख्याल से जून में पीएम ने ओथ ली थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हरियाणा इलेक्शन हुआ, आप इलेक्शन हार गए, अच्छे खासे उससे हारे, जबकि लगता था कि कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी। सारी कंडीशंस इस तरीके से थी और ग्राउंड रिपोर्ट्स, एग्जिट पोल की कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई। और उसके बाद फिर अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली आया। दिल्ली में तो ये हालत थी कि कुछ लंबे टाइम तक, मतलब जब दिल्ली में थे उससे 15 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टियां थी नहीं। मोहित से जब भी हम एडिटोरियल मीटिंग में पूछते थे कि भाई कांग्रेस की आज खबर क्या है, तो मोहित का कहना बस एक ही था कि भाई कि अभी कांग्रेस पार्टी में एक्शन शुरू नहीं हुआ। तो आप ये देखिएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद में कि कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो आप देखें कि कहीं फाइट ही में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। मनोज जी, आपने एक ऐसी बात उठा दी है जिसका उत्तर देने के लिए मैं भावना और तर्क दोनों के द्वंद्व में हूं। एक जबरदस्त नैरेटिव बना लोकसभा के चुनाव के वक्त में, संविधान बचाने का, सामाजिक न्याय का, और उस नैरेटिव के हीरो थे श्री राहुल गांधी जी, और उसके साथ सारा विपक्ष खड़ा हुआ। और बल्कि थोड़ी देर हुई वो नैरेटिव बनने में, नहीं यदि पहले राउंड और दूसरे राउंड में भी वो नैरेटिव बन गया होता तो आज देश में भाजपा की सरकार नहीं होती। उस विलंब का थोड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, मगर लोगों में एक जोश पैदा हुआ। लोगों को लगा कि एक सशक्त विपक्ष, और जब श्री राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में पहला भाषण संसद में दिया तो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने, आप जो लोगों ने शुरू से पार्लियामेंट को देखते आए हैं और जिन्होंने 1990 के दशक में लोकसभा को नज़दीक से देखा है, ऐसे कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने मुझसे कहा कि हरीश जी, या हरीश जिससे जिस तरीके का मेरा संबंध था, बोले भाई हमको श्री राजीव गांधी जी ने जो लीडर अपोजिशन के रूप में भाषण दिया था कश्मीर के हालात को लेकर के, जब रुया शहीद वाला मामला हुआ था और उसके बाद पंडितों का कत्लेआम हुआ था कश्मीर के अंदर, जो उस समय राजीव गांधी जी का भाषण था, राहुल गांधी जी के भाषण को देख करके हमको उस भाषण की याद आ गई। और जिस तरीके से श्री राजीव गांधी जी के भाषण को सुन करके बीपी सिंह जी के चेहरे में
नाना प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे थे, और उन्होंने कहा करीब करीब वही हालत थी राहुल गांधी जी के भाषण को सुन करके विपक्ष उस समय के सत्ता की थी, प्रधानमंत्री जी की या सत्ता के नेताओं की थी। उनको जवाब देते नहीं बन रहा था, और उनमें होड़ लगी थी एक के बाद एक कि कौन बेहतर तरीके से राहुल गांधी को इंटरप्ट कर देता है। तो एक सक्सेस एग्जिबिट हो रही थी लीडर अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जी की, और देश बड़ा आनंदित था कि देश को लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री के सामने जो है एक सशक्त अपोजिशन का लीडर खड़ा हो रहा है। अब वहां से कैसे ऐसा लग रहा था कि हमने भाजपा को, सत्ता को पकड़ लिया है। अब हम विपक्ष के रूप में इनसे काम लेंगे और इनकी गलतियों को निकालेंगे और इनको लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे। और वो स्थिति आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी संख्या नहीं है और बातें नहीं है या लीडर में कोई बदलाव आ गया है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हम एक चुनाव हारे, फिर महाराष्ट्र में तो खैर चुनाव का अपहरण हुआ है, वहाँ तो मत का अपहरण हुआ है, और वो सारे चुनाव सिस्टम को सोचना पड़ेगा जो राहुल जी कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यदि यही तरीका रहा कि वोटों की पोटली लेकर के कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी जा कर के उन वोटों को जोड़ देगा, तो इससे तो कहीं भी चुनाव परिणाम का अपहरण हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र एक दूसरा तरीके का केस है, मगर हरियाणा में हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्यों हम जीते हार गए, क्योंकि पार्टी को हारते जीतना ये होना चाहिए था। और जो स्थिति हमारी लोकसभा के चुनाव के बाद बन गई थी, और राहुल गांधी जी के भाषण के लीडर अपोजिशन के रूप में भाषण के बाद जो देश की मानसिकता बन गई थी कि नहीं ठीक हो, अब हमने ठीक आदमी आ गया है लीडर अपोजिशन के रूप में, हम उस इमेज को कैश क्यों नहीं कर पाए, ये हम सबको विचार करें। यही तो सवाल है, इस पर हम सब सोचेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भावना और तर्क के बीच में, तर्क मुझसे कह रहे हैं कि सबल करके कहो, भावनाएं मुझसे कह रही है कि जो मनोज जी ने कहा है और उस पर जो हो वही कहो जो तुम्हारे दिल में आ रहा है। तो मैंने लेकिन आंसर आपने इसका वो नहीं है ना, किया नहीं है अभी भी। आखिर क्या रीजन क्या है, क्यों इतना हारे? आप यहाँ देखिए ना, दिल्ली में 15 साल पहले आपकी सरकार चलती थी, इतनी अच्छी आपकी, मतलब 15 साल तक सरकार चली, आज से 10 साल पहले तक। देखिए तो आज तो इसमें तो इलेक्शन में आप थे ही नहीं। आप नहीं सर, हरियाणा में भी अगर देख लीजिए इनका, तो हरियाणा में तो आप चुनाव जीत रहे थे, लोकसभा में आप जीत के आए थे, है ना, 99 सीटें आप लेके आए थे। नहीं आप लोग जीतता हुआ मान लिए थे। तो कहीं देखिए, ये मत कहिए कि भाई चुनाव आयोग की या कहीं ना कहीं आपकी गलती, मतलब महाराष्ट्र की आपके नेताओं नहीं, महाराष्ट्र का भी मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। नहीं रावत जी, महाराष्ट्र जो है एक ऐसा केस है जिस पर राहुल जी जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ हमारे नेतागण कह रहे हैं, उस पर एक बहस होनी चाहिए। उसको केवल ये नहीं माना जाना चाहिए कि हम हारे हैं तो हम माना ढूंढ रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन का क्लैरिफिकेशन आ चुका है, और जिस वोट वेरिएशन की इस बारी राहुल जी ने बात करी है, हर साल पैटर्न वही होता है, इस बार कोई नई चीज नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का क्लैरिफिकेशन आ चुका है। बट एनी हाउ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2-4 सीटें यहाँ वहाँ से अगर उसके कारण ऊपर नीचे हुई हैं, पूरा का पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन तो उसके कारण चेंज नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जो राहुल जी ने कहा है, मैं उसको अपने राज्य से रिलेट करके देखता हूँ। हमारे वहाँ एक हरिद्वार की सीट है, उसमें 18-20 हजार वोटर ऐसा है जो गांव के समय में गांव वोट करता है, और जैसे ही गांव नगर का वोट आता है या विधानसभा का वोट आता है तो हरिद्वार आकर के वोट कर देता है, हरिद्वार आकर के वोट करता है। और इस बार इस पैटर्न को बहुत सारी और जगह भी जो है भाजपा ने हटाया है। ये उनकी चुनावी मशीनरी है, ये उसकी स्मार्टनेस है कि वो चुनाव आयोग की कुछ चीज़ों की कमियों का फ़ायदा उठा करके उसका लाभ उठा रहे हैं। हमको उसका तोड़ निकालना है राजनीतिक दल के रूप में। लेकिन महाराष्ट्र के मामले में जो है चुनाव आयोग को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। एक मुश्त इतने वोट कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, पर 3 महीने के अंदर मनोज जी, 3 महीने के अंदर इतना बड़ा अंतर कैसे पड़ जाएगा? नहीं, रावत जी, वो हर साल होता है। पर आपने उत्तराखंड की अभी बात करी,
तो मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के कई कारण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इनफाइटिंग था उत्तराखंड में कांग्रेस की, जो देखो कांग्रेस के अंदर खामियां हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। वो हमने मान लिया। वो तो हम हरियाणा के विषय में भी कुछ हद तक हरियाणा में सबसे ज्यादा इनफाइटिंग थी सर, वो हमने जो हमारी कमजोरी, हम उस कमजोरी को नहीं छिपा रहे। लेकिन हरियाणा में मेरा मानना है, जैसे 2022 में मेरा मानना उत्तराखंड में है कि उस कमजोरी के बावजूद भी हमको जीतना चाहिए था और हम नहीं जीते। उत्तराखंड में भी हमको गहराई से विश्लेषण करना चाहिए था और हरियाणा के अंदर भी गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। और मैं समझता हूँ लीडरशिप उसकी कॉग्निजेंस ले रही है। उन्होंने समझा है, किसी स्वतंत्र, मुझे जो जानकारियाँ मिली हैं, किसी स्वतंत्र एजेंसी से कहा गया है कि एसेस करो कि कहाँ कमजोरियाँ नहीं, लेकिन रावत साहब जो फैक्ट फाइंडिंग, ठीक है, पार्टी के इतिहास में एकाधार होती है, लेकिन यदि एक बार ठोकर लगने के बाद संभल जाए तो अच्छी बात नहीं, भूपेश, और हमारा संभलना, लेकिन अब तो हारे जा रहे हैं, हमारा संभलना संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। ढाक के 3 बात ना, भूपेश बघेल की कमेटी बना, रिपोर्ट दिया है भूपेश बघेल की कमेटी ने हरियाणा को लेके, तो उन्होंने कुछ नेताओं का नाम ले लिया, उसमें कह दिया कि भाई इन नेताओं की वजह से, यानी एकजुटता की बात उन्होंने वहाँ भी कही है। और माइक्रो मैनेजमेंट तो था ना उनका, भारतीय जनता पार्टी का, क्या माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से ही चुनाव जीते। एक तो आपका एकजुटता की कमी आपकी पार्टी में रही और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। शैलजा जी प्रचार करने नहीं गई, हुड्डा साहब अपने इलाकों में प्रचार कर रहे थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ हरियाणा कैंपेन और उसका जो है, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना हम ही सो गए दास्तां कहते कहते वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। हरियाणा में मुझे लग रहा है कि दास्तां कहते कहते जीत की दास्तां लोग सुनना चाहते थे, हम ही कहीं पर गलती कर गए, गफलत कर गए। लेकिन एक सवाल उसको सुधारना, उसको हमको सुधारना पड़ा। राव साहब, एक सवाल बड़ा लाजमी सर, आप कहे तो मैं पूछ लूँ उनसे कि लाजमी है कि आपको याद होगा सर, मैंने चुनाव कवर ही किया था और उसमें आपका चेहरा था, लाल कुआं में था, उस समय हमारी आपकी बातचीत होती रहती थी। आपने पूरी तैयारी कर ली थी कि भाई अब तो सरकार आने वाली है, और देवेंद्र यादव प्रभारी भी थे। देहरादून में मेरी आपकी काउंटिंग वाले दिन भी मुलाकात हुई थी। तो आखिर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हो गई कि हरीश रावत साहब भी चुनाव हार गए, है ना, और आप लोग 11 पे आके सिमट गए? देखिए, और उसके बाद कोई बहुत पार्टी ने बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। 19 पर देखिए, दो चीज़ें। एक तो भाजपा के झूठ बोल करके झूठ को सच्चाई, एक सच्ची बात की तरीके से लोगों के दिल दिमाग में बिठाने की जो ताकत है, मेन असर तो उसी का है। उन्होंने एक झूठ गढ़ा कि हरीश, पहले तो कहा, कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बाद में उनके विचारकों ने कहा कि भाई इससे तो काम चलेगा नहीं, तुम सीधे हरीश रावत का नाम इसमें जोड़ो। तो उनका मीडिया ग्रुप है, उसने जो है मुझको सर सैयद की तरीके से डिपिक्ट किया, दिखाया बना करके जो है, और कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं अब 10 लाख का इनाम घोषित कर चुका हूँ कि भाई वो अखबार मुझको दिखा दो, हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई अखबार तो होगा जिसमें यह बयान छपा होगा, ला दो, मुझे दिखा दो। मैं वो मीडिया बाइट दिखा दो जहां मैंने या किसी कांग्रेसी ने कहा हो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, हम सत्ता में आएंगे। कोई कांग्रेसी, मैंने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तो मैं ये भी कहने को तैयार हूँ, भाई किसी मुस्लिम ग्रुप ने, कोई रिकॉग्नाइज मुस्लिम पर्सनैलिटी ने ये कहा हो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए, किसी ने मांगी नहीं की। लेकिन तुम कहाँ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आए? नहीं, बीजेपी के जुम्मे को छुट्टी दे दिया था आपने। भाजपा लाई, और ला करके पहले कांग्रेस पे चिपकाने की कोशिश की, फिर मुझ पर चिपकाया, और ऐसा चिपकाया कि जो है श्रीमुख से भी, सबसे बड़े श्रीमुख से भी ये निकल गया। कहा मैं तो गेहूं चावल मुफ्त दे रहा हूं, हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुफ्त दे रहा है, तुमको क्या चाहिए? अब लोग थोड़ी देर के लिए, आज मानसिकता तो आरएसएस ने, भाजपा ने लोगों की जो है थोड़ा सा सांप्रदायिक बनाई दी है, लोगों में एक तफरका पैदा कर दिया है हिंदू मुसलमान वाला। तो जैसे ही ये बात कही तो लोगों ने ना आव देखा ना ताव देखा, कोई इसमें गया ही नहीं, कहा है नहीं कहा है। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, इससे भी एक दूसरा बड़ा कारण रहा, मैं आज तक ये मैं भी नहीं समझ पाया। दिल्ली में हम लोग मिले थे, राहुल जी ने
के पास बैठे थे। वहाँ फैसला ये हुआ कि चुनाव मेरी लीडरशिप में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया जी और राहुल जी करेंगे। और सब खुशी खुशी उसके लिए तैयार थे। बाहर आकर के एक बाइट भी दी गई, मैंने भी कहा, प्रभारी ने भी इस बात को कहा। लेकिन दिल्ली से जब देहरादून चले तो देहरादून चलते चलते तक सामूहिक नेतृत्व की बात आ गई। सामूहिक नेतृत्व हो गया, फिर कैंपेन इत्यादि सब सेंट्रलाइज हो गया। बल्कि उसमें 7-8 चेहरे दिखाते थे, एक छोटा सा चेहरा उसमें मेरा भी दिखाते थे। अच्छा, फिर होते होते मैं कह रहा था भाई मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, 52 सीटों का निर्धारण हो गया, सीट बढ़ गई 52 जो है। तब तक किसी ने नहीं कहा मुझसे तुम हरीश रावत चुनाव लड़ो, सबको अच्छा लग रहा था कि मैं ना कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने कहा जब मैंने लड़ाया है तब कांग्रेस जीती है, मुझको फिर लड़ाने दो, मैं लड़ाऊंगा चुनाव। सब अच्छी बात है। लेकिन 52 के बाद अचानक कहा नहीं तुम चुनाव लड़ो। अब लड़ो तो कहाँ लड़ो? मैंने कहा भाई जहाँ मैं लड़ सकता था, जिस सीट से अभी तक मैं MLA था वो सीट भी, अब मैंने कहा वो सीट भी गई। मैंने कहा वो उसने भी नॉमिनेशन कर दिया। मैंने ही कहा उसे तो नॉमिनेशन कर ले यार, तू क्यों रुक रहा है, तेरा डिक्लेयर हो गया तो तुम करो वहाँ। लेकिन अब मैंने कहा मैं कहाँ से लड़ूँ? होते होते जो है मैंने एक सीट बता दी। 3 दिन तक उस सीट का मैं उम्मीदवार रहा। और वहाँ ऑफिस भी ले लिया गया, सब तैयारियां भी हो गई, पोस्टर भी चले गए, झंडे भी चले गए। और जब सामान लेकर के जाने लगा रामनगर की तरफ को तो तब तक टेलीविजन में आ गया कि हरीश रावत लालकुआं से लड़ेंगे। यानी आपने सीट नहीं बदली थी, पार्टी वाला कमान ने बदली सीट? हाँ, वो तो पार्टी वाला कमान ने जैसे भी बदली। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रावत साहब अपनी मर्जी से गए। ओह नहीं, अब मैं ना थोड़ी कहूँगा। लेकिन एक बात बताओ, अंतिम जाते जाते मैं जाऊंगा। और फिर लालकुआं से श्री नारायण दत्त तिवारी जी का घर है वहाँ, उनकी समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है वहाँ। होता है, धारणा बन जाती है कभी कभी। कुछ लोगों की धारणा थी कि मेरा उनका नहीं बनता था, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहे गेले और मिस रिप्रेजेंट किया गया फैक्ट को कि सब लोग आपका स्वागत करेंगे। और वहाँ जब गया तो सब जो है गुलदस्ता मुझको देते थे, जिंदाबाद अपनी करते थे। तो मैं समझ गया क्या हालत है। और जिसको उम्मीदवार घोषित कर दिया था पार्टी ने, वो बाल फैला करके बैठ गए। उन्होंने कहा तुम महिला विरोधी है। मैंने कहा भैया मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने वहीं से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कल जिसको कहते हो मैं उसको दे देता हूँ बी फॉर्म जो है, तुम नाम बता दो। अब रात को किसी का बड़े नेता का टेलीफोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, बोले भाई कल अखबारों में छपेगा हरीश रावत रन अवे फ्रॉम लालकुआं, तो कांग्रेस का। तो मैंने कहा भाई मैं तो हार रहा हूँ फिर। बोले नहीं आप जीतेंगे, सब लोग जगाएंगे जोर। मैंने कहा कुछ भी करो, स्क्रिप्ट लिख दी गई है, मैं समझ गया हूँ और मुझे क्यों डाला गया मैं अब ये भी समझ गया हूँ। लेकिन मैं हार रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ। खैर एनीवे, सुबह मेरे दिमाग में वो बात आ गई कि अब पार्टी को हराने का कारण जो है मैं बनूं। तो मैंने कहा अपनी बलि दो। मैंने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ ने कहा न लड़ो। मैंने कहा नहीं लड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो दैट वाज द सिचुएशन। नहीं आप देखिए ना, तो इसका मतलब रावत जी क्या रहा, लोगों को जो मेरे समर्थन के लोग थे, जिनमें उत्साह पैदा हो रहा था, उनको ये मैसेज चला गया कि जब इसकी सीटी गड़बड़ है, खुद ही पता नहीं। आप जिसको आगे खड़ा कर रहे हैं, या तो आगे खड़ा करने की बात नहीं कहते। अच्छा, मेरी दिक्कत ये है, अब आगे खड़ा नहीं भी करोगे तो जब तक जिंदा हूं तो खड़ा तो दिखाई दूंगा ना। बल्कि मैं तो आजकल इनको सलाह देता हूं, मैंने कहा यार तुम लोग एक काम करो, एक दिन सब लोग एक गुलदस्ता लाओ और एक शॉल और पहना के, जैसे किसी कर्मचारी को विदा करते ना, वो जो कार्यकाल पूरा हो जाता है तो मुझको भी विदा करो, रिटायर कर दो। नहीं, लेकिन आप देखिए ना कि ये जो प्रॉब्लम जो भी अभी आपने बताया, तो यही बेसिकली कांग्रेस की फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब देखिएगा कि कांग्रेस में आप ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये डिसीजन लेने वाला कौन है, ये सारी चीज़ें ना हो इसको सोचने वाला कौन है। जब आपके साथ ये सब हुआ तो किसी ने तो करा होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप हारते हैं या आप नुकसान में जाते हैं तो आप देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा चेहरा आज की डेट में भी कांग्रेस में है।
आज की डेट में भी उत्तराखंड का सिर्फ एक ही चेहरा है जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग पहचानते हैं। और कांग्रेस के और उत्तराखंड के अंदर आपका स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी आपके साथ ऐसा कर सकती है, या जो अगर उन्होंने करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो समझे होंगे। कैसे कहूँ तो क्या पार्टी ने, नहीं, मैं आपकी भाई राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, लीडर के सामने तय हो रहा है। हाँ, नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि लीडर के सामने तय हो रहा है, ये तो और बाहर आकर के जो है अनाउंस हो रहा है, वही कहा जा रहा है और सब एग्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से चलते चलते देहरादून तक चेंज हो गया पूरा सो बदल जाता है। अब मैं उन बातों पर लड़ तो सकता नहीं था। नहीं, मैं आप इंडिविजुअली की अभी तो ये तो हुआ खैर, पर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है। क्या कांग्रेस का कोई प्लान है इसको चेंज करने का? भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें एक ढंग से काम हो। और चलिए मैं तो आपको बताऊं, आजकल जो कांग्रेस के नेता हैं जो टीवी में स्पोक्स पर्सन की तरह आते हैं, या फिर बाकी जो नेता हैं, उनका आप बात करने का तरीका देखिए। पुराने नेताओं का, आपके टाइम के जो नेता थे उनको देखिए, आज देखिए, नॉलेज इनकी शैलो है और बातचीत में अग्रेशन इतना भयंकर है, पूछो मत जी। हमारा जो सिस्टम था पुराना, जनरल सेक्रेटरीज इंचार्जेस का, और फिर जो है स्क्रीनिंग कमेटी और सब जो है, ये अपने आप में बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम था और बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हाँ जी, तो ये सिस्टम था क्या जरा उसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। 100% स्टेट की भी से है, सेंट्रल की भी से है, सब चीज़ें सी है, सब चीज़ें तय होती है। लेकिन इधर बात यह है कि ये सब चीज़ें इंचार्जेस की उस पर क्षमता पर, उनकी समझ पर निर्भर कर जा रही है। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जो जिम्मेदारी उस समय जिन लोगों को उस समय इलेक्शन के संचालन का काम सौंपा गया था, यदि वो ठीक तरीके से ये बैलेंस देखते तो ये स्थिति नहीं आती। देखिए, पहली ज़रूरत ही थी, जब एक व्यक्ति कह रहा है मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं लड़ाऊंगा, और मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। मैंने कहा 2002 में मैं नहीं लड़ा, कांग्रेस जीती। 2017 में वर्स्ट पोजीशन थी, नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने लड़ने से लास्ट में इनकार कर दिया, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, और ठीक मौके पर अपना घर खाली करवाना शुरू कर दिया और मैनिफेस्टो जारी करते वक्त रोना धोना शुरू किया। मतलब कोई कॉपरेशन था ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम बहुत अच्छा लड़े, बल्कि एक स्थिति तो ये आ गई थी कि हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में थे। यदि मोतीलाल वोरा जी का ये बयान नहीं आता कि मैंडेट हमारे खिलाफ है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो 2014 में भी हम गणित इस तरीके का बन गया था कि हम रोक सकते थे भाजपा को 2007 में। 2012 में फिर मैंने चुनाव प्रचार किया। जो सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो अपने अपने क्षेत्रों में कन्फाइंड हो गए। 80-82 मीटिंग में मुझको हेलीकॉप्टर दिया गया, मैं ही चुनाव प्रचार कर रहा था। तो मैंने कहा भाई मेरा चुनाव प्रचार करना लाभदायक रहा है, पार्टी को उसका लाभ मिलता है, फिर तुम डिसाइड करते रहना। तो काहे के लिए मुझको, अरे भाई डिसाइड करते, कहते भाई ठीक हो गया, ये चुनाव लड़ाएंगे। अब आपने जब मुझे लड़ा रहे थे तो फिर जहां मैं कंफर्टेबल हूं वहां लड़ाते ना। हाँ, और जब इतिहास सबको मालूम है, लेकिन वो कर दिया गया सब। कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सब उन बातों में नहीं जाते। लेकिन मैंने ये मान लिया, मैं क्यों कहूँ कि भाई अब नहीं, तो एक बार तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा दिखाओ यार कहाँ पे मैंने लिख करके भेजा है कि मैं सहमत हूँ। लेकिन फिर मैंने उन बात को उठाया नहीं उन बातों को। चलता है ये सब चीज़ें जो है। लेकिन एनीवे ये सब चीज़ें जो है सबक हैं जिनसे मैं समझता हूँ अब आगे हरियाणा ने हमको खूब सबक सिखाया है, हम उससे सबक लेंगे। नहीं, पर वो एक्शन क्या लिया उसके बाद आपने? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन वो भी हार गए, दिल्ली भी हार गए। दिल्ली में तो कांग्रेस थी नहीं कहीं भी। देखिए, दिल्ली में ये कॉन्शियस डिसीजन था पार्टी का कि हम चुनाव लड़े हम, क्योंकि आपने इनकार कर दिया था और राइट फ्रॉम बिगनिंग कह रहे थे हमको नहीं लड़ना है तुम्हारे साथ। तो क्या कर सकते थे पार्टी, क्या कर सकती थी? तो एज पार्टी जो है हमने लड़ने का फैसला किया। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जो मोहित जी का सवाल है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते तो मेरा मानना है कि हमको 8-9% वोट आ सकते थे, क्योंकि लोग हमारी मीटिंगों में आ रहे थे, सुन रहे थे। यदि हम और हमारे लीडर को सुनने के लिए आ रहे थे, राहुल जी खड़गे साहब को सुनने के लिए आ रहे थे, यदि हम बहुत और ताकत लगाते
सारी शक्ति लगाते, पूरी लीडरशिप, जो लीडरशिप मतलब नॉट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब तो जूझ ही रहे थे, जो हमारी कैटेगरी के लोग थे वो सब लोग जुटते, एक एक दो दो एरियाज को पकड़ लेते, तो ये परसेंटेज 9-10 से ऊपर जाता, और 9-10 से ऊपर जाता तो ये जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं इनमें कांग्रेस का कमबैक हो सकता था, मतलब अच्छा कमबैक हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम कॉरपोरेशन हासिल कर लेते, लेकिन अच्छी संख्या में आ सकते थे। और एक बार यदि अच्छी संख्या आ जाएगी कांग्रेस की तो फिर ऐसा नहीं है, दिल्ली की धरती भाजपाई नहीं है, ये कांग्रेसी धरती है। ठीक बात है। हाँ, तो हम नेचुरल चॉइस हैं दिल्ली की, और हमारे पास 2013 तक का बड़ा अच्छा इतिहास है, और दिल्ली का हर समझदार दिल्ली वाला जो है इस बात का अफसोस करता है कि हमने गलत तरीके से शीला दीक्षित को गलत सवालों पर, गलत प्रोपोगंडा पर हरा दिया करके। लेकिन यही तो सवाल है ना राउत साहब कि आप पहले हरियाणा हारते हैं, चलिए जो भी वजह है आप अभी बता रहे हैं, फिर आप महाराष्ट्र हार जाते हैं, महाराष्ट्र हारने के बाद फिर वही गलती आप दिल्ली में भी दोहराते हैं। नहीं, दिल्ली में हमने गलती नहीं दोहराई। नहीं, आप जैसे आपने कहा दिल्ली में मुझे गलती नहीं दोहराई, दिल्ली में लड़े, लेकिन एक जो सबको ताकत लगानी चाहिए थी, हाँ, तो वो भी तो एक तरीके से वही है ना, गलती है ना, गलती है, वो करना पड़ेगा हमको ये समझना पड़ेगा कि युद्ध तो तभी जीते जाते हैं जब सब लोग अपना अपने तरीके से लड़ेंगे। लेकिन राहुल साहब, हम लोगों ने दिल्ली चुनाव कवर किया है। दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, और आपने भी कई सभाएं वहाँ की, तो सुनने के लिए लोग आ रहे थे। आपने खुद अभी इसको स्वीकार किया है। राहुल गांधी, आपको नहीं लगता है कि अगर पहले प्रचार में कूद जाते, प्रियंका गांधी पहले प्रचार अभियान शुरू कर देती, तो ये जो चुनावी समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। पार्टी जरा सा अपोजिशन के दूसरे लीडर से अपेक्षा कर रही थी कि वो आपको बताएंगे खतरे को। आपने जो है कुछ सुनने से, समझने से इनकार कर दिया। जो आज हमारे अपोजिशन के दूसरे साथी कांग्रेस से कह रहे हैं कि साहब तुम लड़े तो वोट कट गया। अरे भाई, हम करते क्या भाई, हम राजनीतिक दल हैं, या तो चुनाव लड़ेंगे तो बाकी काम क्या कर सकते हैं। हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम भुइयां चिलेंगे हैं। तो हम चुनाव लड़े, अब हमसे सब सवाल कर रहे कि भाई तुम क्यों चुनाव लड़े। अरे भाई, ये तो आपको समझना चाहिए था कि हमारे चुनाव लड़ने से नुकसान होगा, क्या होगा कर। सर जीते भले ही नहीं, लेकिन हरा दिया आम आदमी पार्टी को। नहीं, हमने हराया नहीं, हम ये नहीं मानते, हम लड़े चुनाव। हाँ, लड़े, जरा सा और मजबूती से लड़ना चाहिए था हमको। 8-9% वोट ले आते, लेकिन तब भी हम 2-2.5% बढ़े हैं। ये पहली बार है कि एक अपवर्ड ट्रेंड दिल्ली में दिखाई दिया है कांग्रेस को। अब यहाँ से कैसे लेकर के चलते हैं, ये दिल्ली की लीडरशिप में है। और मैंने तो इनको ऑफर किया है, मैंने कहा भाई इस बुढ़ापे में यदि कहो तो मैं भी कुछ दिन तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अच्छा, इसी पर बस एक और चीज़ है, एक और सवाल है कि अगर आज आप पार्टी के प्रेसिडेंट होते या होलसेल डिसीजन मेकर होते, है ना, कुछ भी, मतलब मैं एक ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या चेंजेस करते या किस तरीके से काम करते कि आज कांग्रेस दोबारा वापस आती? हम कहाँ पर मिस कर गए इस लोकसभा की पहली बैठक के पहले सेशन के बाद, और हरियाणा के साथ हम कहाँ से गाड़ी हमसे छूट गई है, वो मेरे लिए भी एक खोज का विषय है। हाँ, हमारा एक नेचुरल ब्रांड लोगों को में इमर्ज कर गया था अपने आप ऑटोमेटिकली, किसी ने किया नहीं था। तो उस पर कैसे एक कैमोफ्लेजिंग होगी हार की, ये कौन लोग हैं, ये जरा सा ढूंढना पड़ेगा। अब अब मेरी तो उम्र रह नहीं गई, जिनकी उम्र है वो ढूंढेंगे। नहीं, ढूंढना एक अलग चीज़ होती है, पर आपने इतने लंबे टाइम पर ये पार्टी के लिए काम किया है और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस आपने पार्टी के अंदर होल्ड करी है, तो आपको तो कम से कम पता होगा कि पार्टी उस ज़माने में स्ट्रांग थी तो ये तो हो नहीं सकता कि उससे कि बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं थी तो अपोजिशन पार्टीज तो बाकी थी उस ज़माने में भी। तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि एक तो पार्टी का इतना भयंकर डिक्लाइन हुआ? इसको देखने का एक और तरीका है कि लोकसभा इलेक्शन एक तुक्का था,
फ्लूक था कि उस समय आपके जो आपके नंबर ऑफ वोट्स बढ़ गए, सीट्स बढ़ गई। क्योंकि अगर उससे पहले आपने देखिए स्टेट्स के इलेक्शन हारे, लोकसभा इलेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, स्टेट्स के इलेक्शन आपने हारे, उसके बाद भी आपने स्टेट्स के 3 स्टेट्स के इलेक्शन आपने हारे। तो ये क्या, मैं वही मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली कि कांग्रेस जो इतनी पुरानी पार्टी है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। आज की डेट में भी गांधी, नेहरू, ये सारे लोग, इंदिरा गांधी, सब लोग का मतलब बड़े नेताओं का जब भी ध्यान आता है तो कांग्रेस के ही नेताओं का जो ध्यान आता है। तो ऐसे में आखिर ऐसा क्या हो गया और क्या चेंजेस करने चाहिए? बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये है। 3-4 हारें जो है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये गहरी छानबीन का विषय है। नहीं तो मध्य प्रदेश भी तो होना चाहिए, राजस्थान भी होना चाहिए। वहाँ पे राजस्थान में हम अच्छा लड़े और डिस्पाइट सारी चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ें हमारे खिलाफ पड़ गई थी। मध्य प्रदेश में भी जो है, मध्य प्रदेश में जो है, जो शिवराज सिंह हैं वो ग्रासरूट लेवल के क्लासिक मास्टर हैं। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया। हम बाहर की हवा को करते रहे, लेकिन जो है उसकी क्षमता को हमने अंडर एस्टिमेट किया। वहाँ मोदी जी की जीत नहीं रही। मोदी जी का तो कॉस्मेटिक इफेक्ट है, लेकिन जो बुनियादी काम है उनकी, चाहे वो लाडी बहना हो या मामा, बड़ा कंस मामा जो है हमारे कष्टदायक है, लेकिन रहा जो है। लेकिन हम क्यों जीते जीते जो है छत्तीसगढ़ हार गए, उत्तराखंड क्यों हार गए, पहले उत्तराखंड पे छत्तीसगढ़, और अब हरियाणा क्यों हार गए, ये मैं समझता हूँ इसके पार्टी जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने स्तर से कर रहे होंगे। तो ये जिम्मेवार लोग कौन है? मैंने हाल में एक बयान अपने पार्टी अध्यक्ष का देखा है। उन्होंने कहा कि अकाउंटेबल होंगे अब जो भी लोग हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, यदि उस जिम्मेदारी का रिजल्ट ठीक नहीं निकलता है तो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये होना चाहिए। यदि मैं आज यहाँ गलती कर रहा हूँ और मेरी कमजोरी की वजह से मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझको नहीं भाई, तुम रुको, आप दूसरे को लाओ। और फिर 6 महीने में, साल भर बाद मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूँ, मुझको दूसरी जगह जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जो है ये संदेश जाना चाहिए कि अच्छा करेंगे तो रिवार्ड देंगे और गलत करेंगे तो दंडित करेंगे करके। और ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, इट इज़ ऑफिशियल नाउ, इट इज़ ऑफिशियल नाउ। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा करेक्टिव स्टेप इस निर्णय के साथ उठ जाएगा। नहीं, आप देखिएगा कि जो ये जिम्मेवारी ये है किसकी है? कांग्रेस में जो टॉप में बैठी है गांधी फैमिली, क्या उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेवारी जाती है या नहीं? दूसरा जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के लेवल पर जाती है खड़गे साहब, हाँ, खड़गे साहब के पास, या फिर नीचे के जो लोग हैं कि सारी, जैसे भी किसी भी जैसे जनरली सरकारी कमिटीज़ में होता है कि जो जूनियर मोस्ट आदमी है सारी जिम्मेवारी उसके सर पे डाल के उसको या ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर सस्पेंड कर देते हैं। तो ये कहीं उस तरीके की सिचुएशन तो नहीं है? देखिए, हम सब देख रहे हैं कि राहुल जी अथक मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी अथक मेहनत कर रही हैं, खड़गे जी अपने उम्र से लड़ रहे हैं और एक अच्छे जवान की तरीके से काम कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो वो जो एक्सपेक्टेड है उनसे, असल में हो ये रहा है कि कहीं पर जो बीज की लेयर है, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ और सारे हमारे वर्किंग कमेटी के और लोग हैं, हमारे क्षेत्रीय नेतागण हैं, हम जो इस लेयर में लोग हैं, हमको भी समय के साथ अपनी चुनौती को समझना चाहिए। अब हमको कौन बताएगा? मैं 57 साल से कांग्रेस में हूँ। अब मुझको कौन बताने आएगा कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या तुझको क्या करना चाहिए? यदि चुनाव का बाजा बज रहा है और हरीश रावत अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा है, मान लिया मुझको यहाँ उसमें डाला था, क्या कहते हैं वो, जो स्टार प्रचारकों में मान लिया,
और मैं यहाँ आकर के जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता हूँ, नहीं आता हूँ, तो मुझसे कौन पूछेगा? अब उम्र का भी तो तकाजा होता है ना। अब मुझसे बेचारे जवान प्रभारी लोग या उप प्रभारी लोग ये थोड़ी कहेंगे हरीश रावत जी तुम क्यों नहीं आए हैं? तो मुझको खुद अपने से सवाल करना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहा हूँ। हमको जो है कई जगह, जैसे मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी पंजाब में इधर की तरफ, मैंने देखा मैं पंजाब की तरफ कुछ जगह उपयोगी हूँ, तो मैं खुद ही अपना बोरा बिस्तर लेकर के चला गया। मैंने कहा भाई ठीक है। मनीष तिवारी से मैंने कहा यार चंडीगढ़ आ रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ भाई साहब मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ, आपकी तो बहुत मांग है यहाँ, आप आइए। तो मैं वहाँ मनीष के बहाने चला गया, अगल बगल के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी वो आया। मैंने कहा भाई अपनी ड्यूटी करो। तो ये तो करना पड़ेगा ना। तो जो हमारी ये सब वर्षों कांग्रेस ने हमको बनाया है, हमको भी तो एक बार रियलाइज़ करनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं यदि आज आपने मेरी इतने विशेषण लगाए मेरे पीछे जब मुझको इंट्रोड्यूस किया, तो ये कोई मेरे पैदाइशी थोड़ी आए या मुझे कहीं उपाधि में थोड़ी मिले थे, ये कांग्रेसी ने तो दिलवाए ना। तो इसलिए जो है हमको वो जिम्मेदारी सबको समझनी पड़ेगी। और इस समय जब तक हम में एक कलेक्टिव विजडम नहीं आएगी कि जो जहाँ जिसकी जो जिम्मेदारी है एक जोर लगाओ और लोकतंत्र के लिए लगाओ। आप तो कांग्रेस के लिए अकेले नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप द्विदलीय प्रणाली कैसे रहेगी? आप तो एक भारत ने, एक भारत एक पार्टी एक देश की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम सब लोगों को जो है अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं ये महसूस करता हूँ। और इसके लिए ये जो बाकी सिस्टमिक चेंजेस हैं या सिस्टमिक सुधार वो कहेंगे करेक्शन है, वो मैं समझता हूँ पार्टी लेगी। नहीं रावत साहब, एक बात और कही जाती है कि आपको लाल रंग बड़ा पसंद है। है कि नहीं है? जी जी जी, है ना जी। और आपके विरोधी, हाँ, लाल रंग तो जीवन का रंग है। और आपके विरोधी कह रहे हैं कि लाल रंग की जो छाया है वो पार्टी में ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए लाल रंग समझ गए? मैं समझ गया। हाँ। ऐसा देखिए ये भी असल में हम कुछ अतिरिक्त बुद्धिजीवी हो गए हैं कांग्रेस के लोग। हार ने हमको अतिरिक्त बुद्धिजीवी बना दिया है। देखिए कांग्रेस के अंदर हर तरीके की विचारधारा के, सोच के लोग, समझ के लोग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा संतुलित रही है ना। बैलेंस पार्टी होती है और उसमें बैलेंस रहा है, संतुलन रहा है। इसीलिए भारत की राजनीति संतुलित रही है। तो ये हमको ये मान करके चलना चाहिए कि कोई हमको ऐसा इन्फ्लुएंस थोड़ी कर देगा। डांगे साहब एक बार इतने नज़दीक थे, एक बार कम्युनिस्ट हमारे बहुत पार्टी के अंदर एक पूरा सोशलिस्टिक ब्लॉक था, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते थे, मगर अंतोगत्वा कांग्रेस वही मध्यम मार्ग लेती थी जो देश के लिए हितकारी होता था। और आज भी कांग्रेस वही कांग्रेस है। कांग्रेस के डीएनए में कोई अंतर नहीं है, कोई उसकी सोच समझ में कोई अंतर नहीं है। मगर अब हमारे लोग, हाँ, जब हार रहे होते हैं तो कुछ न कुछ चर्चाएं होती है। जब आप जैसे कोई मित्र मिल गए, कुछ कह दिया, तो किसी ने लाल कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया। तो लाल रंग से दूर रहने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी रंग से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर तरीके के रंग का स्वागत है। फिर इस समय तो जो है हमको ये संयुक्त लड़ाई जो इंडिया गठबंधन की है, उसमें हम तो लाल, पीले, हरे, सब नीले सबको जोड़ रहे हैं, सबको साम चल रहे हैं। अब तो नीला रंग, मैं तो नीले रंग का दुपट्टा, बल्कि आज मनोज जी की इसके बाद मैंने प्रेरणा लिया, मैं भी एक ऐसा ही बनाता हूँ अपने लिए। वैसे ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन में तो ये जो लाल रंग था उससे आपको थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के जो भी भाषण होते थे उसमें यही था कि हम जो रिसोर्सेज हैं कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस में जो रिसोर्सेज फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो है वो सारा का सारा कास्ट के अकॉर्डिंगली बांटेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस लगता है कि जो सोशलिज्म या जो कम्युनिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो तो इसमें दिखता था, और उसका आपको फ़ायदा भी हुआ है। भैया इस बारी जो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके पीछे एक जो कारण था ये भी था। नहीं, वो है। और मैं समझता हूँ कि हमारे, देखिए, हम कास्ट सेंसस जब कर रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि हम कोई जाति के आधार पर वो करना है, लेकिन हमारे पास माइक्रो लेवल की
जानकारियाँ उसके लिए कि कहाँ पर देश खड़ा है, क्या क्या सिचुएशन है, डिफरेंट जो सामाजिक ग्रुप हैं वो किस हालत में खड़े हैं, उसको जानने के लिए एक माध्यम है वो। हम इसलिए कह रहे हैं तो उसको जिस रूप में इंटरप्रेट किया जा रहा है वो गलत है, वो इंटरप्रिटेशन गलत है। हाँ, ये सही है कि रिसोर्सेज जो है यदि कुछ ही लोगों के उसमें रहेंगी और जिस तरीके से आज मोनोपोलिस्टिक थिंकिंग बढ़ रही है, कुछ ही लोग धनाढ्य हो रहे हैं और उन्हीं के धन पर हम कह रहे हैं कि इंडिया इज़ ग्रोइंग और नीचे गरीबी बढ़ रही है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो उसमें जो राहुल गांधी की दृष्टि है, उस दृष्टि राष्ट्रीय आवश्यकता है। हाँ, तो तभी तो ना अभी कहा जैसे मोहित ने कि आप लाल रंग आपको बड़ा पसंद है, तो ये देख के तो लगता है कि वाकई लाल रंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये समझदारी की बात लाली क्यों करें, नीला भी है, हम तो सफ़ेद वाले हैं, हम सफ़ेद वाले भी करेंगे और नीला हमको प्यारा है, सफ़ेद के साथ मैच कर जाता है नीला। तो हम नीला तो इसी का प्रतीक है। अंबेडकर की सोच तो जो है सामाजिक न्याय अंबेडकर की देन है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है। तो और कांग्रेस ने उसको अपनाया है और बल्कि बेसिकली जो गांधीज्म है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है। यदि बल्कि मैं ये कहूँ वाइस वर्सा है, गांधी के थॉट को जो है अंबेडकर ने अपने शब्दों का जामा पहनाया। तो ये किसी तरीके से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, मगर तो कांग्रेस के पास विचारों की कमी नहीं रही है और इसलिए हमने जो फ्रेश जो बाहर के विचार हैं हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन उसमें ये कहना कि कांग्रेस किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, लाल के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, फला के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और पर मेरे को लगता है कि इतने जो विचार हैं इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए हैं कि अब कांग्रेस को मेरे को लगता है कि अब थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में एक स्पीच थी, बहुत अच्छी स्पीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और मैंने भी पूरी स्पीच सुनी, बहुत इम्प्रेसिव स्पीच थी। लेकिन आते आते बाद में स्पीच ख़त्म करते करते उन्होंने उस एआई को भी कास्ट सेंसस के साथ जोड़ दिया। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी कि कैसे उसके थ्रू डेटा इकट्ठा करना चाहिए, कैसे हम लोग उसमें पीछे हैं। लेकिन उन्होंने उसको भी कास्ट के साथ जोड़ दिया बाद में। उनकी फ़िलॉसफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सोचना गलत है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कम्युनिज्म या जो पूरे संसार में फेल हो चुका है, इंडिया में भी ख़त्म हो रहा है। अगर आपको लगता है कि अगर कांग्रेस उस डायरेक्शन में जाती है, भाई ये कांग्रेस कहती है ठीक है तो अच्छी बात है, ठीक होगा। मैं ये ठीक है या गलत है ये कांग्रेस को सोचना है। पर आपको लगता है कि एक फ़िलॉसफ़ी है, एक आइडियोलॉजी जो पूरे संसार में अब ख़त्म हो रही है या हो चुकी है, तो अगर हमारे पास या कांग्रेस पार्टी के पास स्कोप है उसी वाले डायरेक्शन में चलने का? देखिए, ये परिवर्तन आ रहा है, मगर ऐसा भी है कि वो परिवर्तन केवल सतही न रह जाए, उसके लिए नीचे के लोगों के ऊपर फंडामेंटल चेंजेस आए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि एआई के साथ जो है ये खतरा और बढ़ जाएगा कि हम उससे दूर नहीं रह सकते, हमको उसको अपनाना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए हमारी तैयारियां आधी अधूरी हैं। उसके विषय में उन्होंने जो कुछ उन्होंने संकेत में बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो ये कहा कि उसके साथ कैसे हम भारत के आम लोगों को जोड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि एआई शोषण को बढ़ा दे बजाय उसके कि पोषण बढ़े। तो पोषण की तरफ उसको कैसे डायरेक्ट किया जाए एआई को, उस पर जो है बात होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि एआई पर एक जो अधिकार है वो सामाजिक अधिकार होना चाहिए और उस पर कुछ लोगों के अधिकार से बचना चाहिए। ये मेरा मैं यदि जो समझ पाया उनकी बात को जो है। लेकिन एनीवे बड़ा ब्रीफ और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और उन्होंने एक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहली बार चर्चा में विपक्ष की तरफ से एक वैकल्पिक विचार, सोच, एजेंडा रखा गया। अब ये अलग बात है कि
उस पर उतनी गंभीर चर्चा नहीं हो पाई, या प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक वैकल्पिक सोच विचार कार्यक्रम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो सरकार की नीति समझी जाती है उसके विकल्प में रखा, और देश के सामने एक आइडिया रखा, आइदर दिस वे और दैट वे। ये एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये पेश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता के रूप में उनकी तरफ से एक ज़बरदस्त पहल हुई है। लेकिन रावत साहब, राहुल गांधी जातिगत सर्वे की बात करते हैं, सेंसस की बात, सर्वे की बात कर रहे हैं, दलित, पिछड़े और ट्राइबल की बात वो लगातार कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, संविधान हर सभा में वो दिखा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अपर क्लास है, लेकिन वो हर जगह अपनी सेंध लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का भी एक वक्त था कि अपर क्लास भी वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन राहुल गांधी का पूरा फोकस पिछड़ों पे है। वो हमेशा मीडिया में भी पूछते हैं कि भाई कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, आप बताइए। राहुल गांधी का जो विजन है, आखिर ये भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जैसे देश में ये कैसे संभव? तो अपर कास्ट हो या मिडिल कास्ट हो, मध्यवर्ती जातियां जो हैं, जिनको आप बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनसे सीधा संदेश है कि हम जो है, जो एक्सट्रीम विचार हैं, उनको मॉडरेट करने की ताकत केवल कांग्रेस में है। आप हमारे साथ जुड़िए। यदि बिहार के अंदर आरजेडी के को कोई मॉडरेट कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। तो ये बिहार के अपर कास्ट को सोचना चाहिए। यदि वो हमसे दूरी बरतेंगे, केवल भाजपा की तरफ जाएंगे, तो हम कमज़ोर होंगे, कांग्रेस कमज़ोर होगी। यदि वो कांग्रेस की तरफ आते हैं तो ये हमारी ड्यूटी रहेगी कि हम मॉडरेट करेंगे ना। हम में इतनी ताकत है कि हम आरजेडी या दूसरे जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम्स को जो है हम थोड़ा सा मेन धारा में सम्मिलित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी राहुल गांधी भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में है या दक्षिण में है, दक्षिण के राज्यों के जो भी अपनी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को कोई मॉडरेट कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। तो भाजपा तो एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम पैदा होगा। तो बिहार के अंदर यदि भाजपा एक एक्सट्रीम है, उस एक्सट्रीम के जवाब में दूसरा एक्सट्रीम आरजेडी है, तो उनके बीच में यदि उनको मॉडरेट करना है तो वो ताकत केवल कांग्रेस में है। तो अपर कास्ट हमारी भूमिका को इस रूप में क्यों नहीं देखता है, और पूरे देश में देखना चाहिए। लेकिन सर, जो मॉडरेशन की रावत साहब बात कर रहे हैं, जैसे बिहार की बात आपने की, अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन हर जगह छोटे भाई की भूमिका में आ जाते हैं। छोटे भाई, बिहार में भी छोटे भाई, उत्तर प्रदेश में भी छोटे भाई, और उत्तराखंड में चलिए आप जैसे लोग हैं तो अभी बड़े भाई की भूमिका में है। कभी कभी जो छोटा भाई होता है, छोटे भाई का जो त्याग, तपस्या, समझ होती है, वो बड़े भाई के ऊपर असर डालती है। मैंने कहा ना, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि अखिलेश जी के एक्सट्रीम को मॉडरेट करने की ताकत किसी में है तो वो राहुल गांधी जी में है। कब तक मॉडरेट करेंगे? बात वही है कि कब तक मॉडरेट करते रहेंगे? जब तक, वो तो जनता की बात है। कल मौसम बदल जाएगा, लोग कांग्रेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर ये तो सब ऑफशूट इसलिए पैदा हुए कि लोगों ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। ये तो हमको कमजोर किया, इसलिए ये पैदा हुए। नहीं, लोगों ने नहीं किया सर। आरजेडी की बात करिए तो राहुल गांधी की हमेशा, लालू यादव की हमेशा कोशिश रही कि आप छोटे भैया की तरह वहां पे रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय एक्सट्रीमों के बीच में, जाति एक तरफ अति उच्च वर्ग, एक तरफ निम्न वर्ग, वो थी, उनके संघर्ष के बीच में कांग्रेस खड़ी रहती थी, तो वो दोनों को बैलेंस करती थी ना। बिहार में हम बैलेंस करते थे ना, नहीं तो कई तरीके के विचार आते थे। लोगों ने कहा जिसका जमीन कैसे, मतलब लोग तलवार की बात करते थे, खून की बात करते थे, दूसरे तरीके के एक्सट्रीम नारे लगाते थे। उनके बीच में मॉडरेटर का काम कांग्रेस करती थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिन कास्टों के लिए कांग्रेस
मॉडरेट करती थी, और जिन कास्टों का वर्चस्व रहा कांग्रेस के अंदर, उन कास्टों ने हमको छोड़ दिया। नहीं, जब उन्होंने छोड़ा, कांग्रेस कमजोर हुई, तो उसके बलबूते पर ये दूसरी ताकतें पैदा हुई हैं, जितनी ताकतें पैदा हुई। नहीं, लेकिन सवाल जो है वो यही है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यही कांग्रेस के साथ है। जैसे आपने अभी कहा कि मौसम बदलेगा और लोग वापस आएंगे, मतलब कांग्रेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जैसे काम करना चाहिए, मेरे को लगता है कि वो फोकस करेंगे तो मौसम अपने आप चेंज होगा। मौसम वैसे चेंज नहीं होगा, जब आप कोशिश करेंगे तो मौसम चेंज होगा। मैं अपने को करेक्ट करना चाहूंगा, और वो एफर्ट्स मेरे को नजर नहीं आ रहे। हमको मौसम के परिवर्तन का इंतजार नहीं करना चाहिए, मौसम का परिवर्तन हो उसके लिए अपने को तैयार करना, उसके लिए तैयार करना। लेकिन मैं इतना अपने को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में नहीं, लेकिन हाँ नहीं, एक आप देखिए ना कि अगर हम यूपी की बात करें तो आपने कहा कि इन कास्ट ने आपको छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना, कांग्रेस की कोई ना कोई गलती रही होगी कि इन कास्ट ने कांग्रेस को पहले उत्तर प्रदेश में छोड़ा, उसके बाद बिहार में छोड़ा, उसके बाद फिर पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो एक एक जो ये जो सामाजिक वर्ग थे, एक एक करके कांग्रेस को छोड़ते गए। तो उसके बाद और कांग्रेस को कांग्रेस को जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने तब भी नहीं लिया, और आज की डेट में भी कांग्रेस दिखाई नहीं देती कि कुछ ऐसा ले रही है। हमारी एक गलती हमारे डीएनए में है, हम स्वभावतः मध्यम मार्गी, हम स्वभावतः सबको साथ समेटने और बीच का रास्ता सबको मिला करके चलो, और अब वो हमारे वर्षों स्वभाव का अंग हो गया, क्योंकि वो हिंदुस्तान को भी भा रहा था। अब अचानक कुछ एक्सट्रीम की राजनीति शुरू हुई, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जब एक्सट्रीम की राजनीति शुरू हुई तो हमारी समझ में ये नहीं आया कि इसका मुकाबला कैसे करें। अब धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, लेकिन जरा ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए एक और चीज मानने वाली है कि धर्म की राजनीति जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो समय कहीं हमको न भूल जाए, तो हमको जरा जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात आपने जो कही वो है कि हमको वो फेल हों, वो लोगों के दिमाग में परिवर्तन आए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, हमको उसके लिए काम करना चाहिए, वो परिवर्तन आए। लेकिन रावत साहब, दिल्ली में बच गए आप, यहाँ भी आप छोटे भाई की भूमिका में आ जाते आम आदमी पार्टी जो सीटें 10-15 आप लोग मांग रहे थे, 2013 में हम गलती कर बैठे थे जो है। लेकिन इस बार क्या था, इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग वो करने के लिए तैयार थे। जैसे हरियाणा के अंदर हम 5-7 सीटें देने के लिए तैयार थे उनको जो है, लेकिन अब वो इतनी मांगना चाहते थे ताकि चुनावी गड़बड़ा जाता। अब तो वो संभव नहीं था जो है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे सब साथियों को ये अवसर मिले ये कहने का कि साहब आप गठबंधन में बड़ी पार्टी हैं, आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, तो इसलिए हम ये सब करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल जो होता है समय के हिसाब से ठीक होता है। मैं समझता हूँ दिल्ली का इलेक्शन जो है दूसरी पार्टियों को भी ये बताएगा कि कांग्रेस को जस्ट यू कैन नॉट रूल आउट। यदि आप कांग्रेस के बिना चलने की बात कर रहे हैं तो फिर भाजपा से लड़ना किसी भी राज्य के अंदर किसी भी पार्टी के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आखिर अखिल भारतीय स्तर पर एक पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा से लड़ने की बात आती है, उसकी कुनीतियों से लड़ने की बात आती है, संविधान विरोधी नीतियों से लड़ने की बात आती है, उसके खिलाफ को नैरेटिव बनाने की बात आती है, तो नैरेटिव तभी बनता है जब कांग्रेस भाजपा के सामने खड़ी होती है। तो इस फैक्टर को मैं समझता हूँ हमारे जो अलायंस के पार्टनर हैं, हमारे जो दूसरे नेतागण हैं, वो रियलाइज करेंगे और अपने राज्यों के संदर्भ से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया गठबंधन जो है आगे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे उत्तराखंड के बारे में जी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा आप हैं, सबसे बड़े नेता आप ही हैं। जिस समय लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस समय आपने पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना किया, दूसरा वहाँ आपके बाद बाकी जो नेता हैं प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, जिनको कि मतलब कि स्टेट लेवल पे लोग पहचानते हैं, बड़े बड़े नाम है स्टेट लेवल पे, उन्होंने भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से मना किया। तो जब सारे बड़े नेता ही अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना करेंगे, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ,
इसकी विधानसभा की नहीं। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस का मनोबल उत्तराखंड जैसे स्टेट में टूटेगा? मनोज जी, आपने ये बात कही, और मैं ज़रा सफाई में भी कहना चाहता हूँ। ये बात मैं कह नहीं पाया कभी किसी से, क्योंकि ये बहुत कही गई। मैं लड़ना चाहता था और मैं काम भी कर रहा था। और आज भाजपा से जब लड़ना है, और जैसे हरिद्वार जैसी सीट में लड़ना है, तो आपको पहले से ही प्रारंभ से ही काम करना पड़ता है, अचानक नहीं करना पड़ता है। मैं वहाँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए, किसानों के लिए धरने दिए, रात रात भर फैक्ट्रीज के आगे वहीं सो करके भी धरना देने का काम किया और यात्राएं निकाली। दिक्कत क्या है, हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग आए, उन्होंने भी अपना खेमा गाड़ना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया हम लड़ेंगे, उनकी भी जिंदाबाद कहने लगे। तो मैं कंपटीशन में नहीं आना चाहता था, मैं कंपटीशन में नहीं आना चाहता था। अब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ हरक सिंह जी को और उनको ले आए, करण महाराज। हाँ, वो कंपटीशन में आ गए। कुछ दिनों बाद करण मेहरा जी स्वयं कंपटीशन में आ गए। तो मैं कंपटीशन में, अब इस उम्र तो में, ये भी तो कांग्रेस पार्टी की एक वो है ना, अब इस उम्र में मैं तो 2019 में भी, मैंने जब ये कंपटीशन में कुछ लोग आए, मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ हरिद्वार। जब वो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ना ही कहा, मैंने कहा फिर मुझे नैनीताल से लड़ा दो। मैंने सोचा ये नैनीताल से तो लड़ाएंगे लोग नहीं, कहते हैं करण महाराज को अध्यक्ष आप ही ने वहाँ से बनवाया। किसी और को डिक्लेयर कर चुके थे, मुझको नहीं लड़ाएंगे। लेकिन हुआ ये कि, तो ये कभी होता है। अब स्थिति जब उन लोगों ने कहा तो मैंने, इसलिए मेरी स्थिति ये थी। लेकिन जब मुझे लगा ये कोई सीरियस नहीं है, तो फिर मैंने कहा अपने बेटे से, मैंने कहा भाई तुम लड़ो। मैंने बेटी के लिए टिकट मांगा। मैं कहीं बैक आउट, मैं कहीं भागा नहीं। और मैंने कभी ना नहीं कहा। नहीं, ये मानते हैं बेटा लड़ा, मैं लड़ा, एक ही बात है। मैं तो चुनाव नहीं, राव साहब ये तो मानते हैं कि अगर आप लड़ते तो बेटे से बेहतर लड़ते, हो सकता है जीत भी जाते आप। नहीं, यदि मैं शुरू से जैसे चल रहा था, यदि वैसे चलने देते तो हरिद्वार के साथ मैं 2-3 सीटें और निकलवा देता, क्योंकि मेरी जीत की संभावना से सारे राज्य के अंदर दूसरे तरीके की सोच बनती। लेकिन गड़बड़ाया गया मुझको। जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ खामखा, अब हरक सिंह जी के साथ मैं कहाँ कंपटीशन में खड़ा हूँ ना। और फिर उसके बाद अब करण मेहरा हमारे बच्चे हैं, अब मैं उनके, अब वो मांगेंगे आपके? अब हाँ, मेरे साले हैं। तो मैं उनके बगल में खड़े होकर थोड़ी कहूँगा मुझको टिकट दो करके। तो अब तो कुछ तो मेरा, अब इस बुढ़ापे में कुछ तो। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ रावत साहब में, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कह दी कि स्थिति यह आई। हाँ, नहीं तो मैं जिस समय तक इकबालपुर चीनी मिल के सामने रात भर में धरने में रात सोया, वहाँ वो किया, तो ऐसे ही थोड़ी सोया होगा, ऐसे ही थोड़ी। प्रदर्शन आपका अच्छा था, यात्राएं निकाल रहा था तो ऐसे ही थोड़ी कर रहा था। लेकिन रावत साहब, घुटने कमर तक पानी में, जब वहाँ जल भराव हो रहा था तो वहाँ के गाँव में दौड़ रहा था, ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहा था। इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि मैं उस एरिया को तैयार करना चाहता था लोकसभा के चुनाव के लिए, और मैं लड़ूँ वहाँ से करके। लेकिन जब और लोग मैदान में उतरने लगे तो मैंने अपने को पीछे खींच लिया। नहीं, पर आप देखिए ना, आज भी स्थिति है, यदि कहीं जहाँ कोई नहीं हो रहा होगा, मैं अपने किसी बेटे के लिए, किसी के लिए कह दूंगा, कोई और आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं कहूँगा क्योंकि मैं आप कंपटीशन में नहीं खड़ा होना चाहता। नहीं, आप देखिए ना कि ये सब होना, मतलब कि आपने जैसे कहा कि अगर ये सब पहले से ही अगर प्लानिंग होती, आप वहाँ से कॉन्टेस्ट करते, तो उसके साथ साथ 2-3 सीटें और कांग्रेस की निकल सकती थी। तो ये सीटें अपने हाथ से जाने देना, ये भी तो कांग्रेस की एक समस्या है ना, प्रॉब्लम है ना। ये बात लोगों को समझनी चाहिए थी ना, पूछनी चाहिए थी। नहीं, पर समझने लोग कौन, कांग्रेस तो आप ही हैं। मुझको इस लायक तो समझा जाना चाहिए कि मुझसे ये पूछा जाए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने कहा भाई चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। किससे कहा आपने? पार्टी लोकल लीडरशिप से कहा। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? मैं लोकल, अब उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें को कोई वो करने वाला नहीं था। अब मुझको लगा, मैंने कहा यार जब वो सीरियस हैं, अब मान लिया एक तरफ मैं वो कर रहा हूँ, दूसरी तरफ दूसरा आदमी वो चला रहा है, तो इस समय ऐसी स्थिति तो है नहीं कि एक जगह से 3-3 कैंडिडेट हों तब आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ पाए। पार्लियामेंट में तो एक मूर्ति गढ़नी पड़ेगी ना, आप जब मूर्ति लीडरशिप गढ़नी पड़ेगी ना,
तो मुझको लीडर मान करके पार्टी कहती कि भाई ये लड़ेंगे यहाँ से, सब मेरे पीछे खड़े होते। अब मेरे पैरेलल खड़े हो जाएंगे तो मैं कहाँ से चुनाव क्यों लड़ूँ भाई? तो मैंने कहा मैं तो इसलिए हटा। और जब देखा कि ये नहीं लड़ रहे हैं, तब मैंने अपने बेटे को कहा, उम्मीदवार बनाया और लीडरशिप से कहा, मैंने मांगा टिकट लीडरशिप से कि मेरे बेटे को दे दीजिए, और उन्हें दिया। और हमने पूरी ताकत शक्ति लगा कर लड़ा। और मैं ये कहते हुए मुझे खुशी है, हम शायद 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीते हम। और हम उस एरिया में हारे जहां हमको हारना नहीं चाहिए था। और जो हमारा अपना, जिनको मैं समझता था ये वोट हमारे साथ आएगा, वो वोट अपर कास्ट एरिया जितने भी थे, उन एरियाज में हम हार गए चुनाव। और वो तो आज रावत जी, हमने ये बेसिकली समझने की कोशिश करी और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है, या डिक्लाइन हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था, और फिर कांग्रेस यहाँ से किस तरीके से आगे की तरफ जा सकती है, या उनके क्या प्लान होने चाहिए। और तो यही कारण था कि हरीश रावत। इसमें मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो परफेक्ट है। इवन सेवा दल, ट्रेनिंग, युवा कांग्रेस, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सब। लेकिन हमको सबको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में, हमारी चीज़ों में, हमारी उनमें कमी है, हमारे लीडर्स में कुछ कमियां हैं, ऐसी नहीं है। कुछ समय का चक्र होता है। मैं समझता हूँ इस समय का चक्र भी कुछ भाजपा को फेवर कर रहा है। और जैसे ही इस चक्र में परिवर्तन आए, और हमने इतना अमेंड जरूर कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने के बाद, ये चक्र में परिवर्तन आए, जरा से तेजी से आए, उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। कांग्रेस को भी नहीं, आपने अभी कांग्रेस सेवा दल की बात करी। मेरे को तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नए जो वर्कर होंगे उनको कांग्रेस सेवा दल, उन्होंने शब्द भी सुना होगा। और सेवा दल में बहुत अरसे तक रावत साहब ने काम किया। हाँ, सेवा दल में आपने लंबे टाइम तक काम किया। तो चीफ भी थे उस समय लोग मानते थे कि कांग्रेस सेवा दल एक बैकबोन है पार्टी वो है, यो कांग्रेस तो, लेकिन आज वो कहाँ गई, उसका डिक्लाइन कहाँ गया? नहीं, पर रावत जी, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? आरएसएस से पहले स्थापना सेवा दल की हुई थी। ये इनको रोकना इस पर काम करना पड़ेगा, और कर रहे हैं काम, कम कर रहे हैं काम। मैं समझता हूँ कि खरगे साहब भी काम कर रहे हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं। अनदर अगले 3-4 महीनों के अंदर आपको बहुत कुछ, मैं जो सूंघ रहा हूँ, मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस समय डिसीजन मेकिंग इत्यादि की प्रोसेस के नज़दीक नहीं हूँ। जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं, लेकिन हमारे साथी हैं, जो मैं सूंघ रहा हूँ, तो बहुत सारे पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर बातें हो रही हैं। जिसमें मैंने एक बात आपसे कही कि जो खरगे साहब ने कहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड, तो वो इस समय वो बहुत अच्छा वो है कि भाई यदि ड्यूटी ले रहे हो पर ड्यूटी पूरी करो। आज सबसे बड़ी आवश्यकता मेरे ख्याल से उसी चीज़ की है। और अगर ऐसी बात है तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।